नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज अपने इस वीडियो में उपचारात्मक आहार के अंतर्गत सबसे पहले जिस बीमारी के बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूँ उसका नाम है ज्वर, फीवर या इसे हम बुखार भी कहते हैं। ज्वर या फीवर। ज्वर वह स्थिति होती है जब व्यक्ति के शरीर का तापमान साधारण अवस्था से अधिक हो जाता है। ज्वर, जिसे हम बुखार भी कहते हैं, सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, परंतु यदि शरीर का तापमान इस सामान्य तापमान से अधिक हो जाता है तो उसे बुखार कहा जाता है। अर्थात इस पैराग्राफ में इस चीज को समझाया गया है कि जब किसी भी व्यक्ति का तापमान एक नॉर्मल टेम्परेचर, जिसे कि हमने कहा है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक है, तो ऐसी स्थिति को हम ज्वर, बुखार या फीवर कहेंगे। इस स्थिति में आधारीय उपापचय दर, जिसे बच्चों हम बेसल मेटाबॉलिक रेट या शॉर्ट में बीएमआर कहते हैं, इसमें वृद्धि हो जाती है। सामान्यतः 1 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का तापमान बढ़ने पर आधारीय उपापचय दर जो होती है उसमें करीब 7% तक की वृद्धि हो जाती है। बुखार मुख्यतः सूक्ष्मजीवों, रोगाणुओं तथा परजीवियों के संक्रमण के कारण होता है। ये जीवाणु, विषाणु शरीर के विभिन्न अंगों पर आक्रमण करते हैं और उन्हें रोगग्रस्त कर देते हैं। इनकी प्रकृति के आधार पर हम बुखार को 2 भागों में बांटते हैं। यह चीज हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने जा रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बुखार के प्रकार की। अभी जैसा मैंने आपको कहा कि ज्वर की तीव्रता के आधार पर हम इन्हें मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित करते हैं, जिसमें से पहला है तीव्र बुखार, तीव्र ज्वर, या इंग्लिश में हम इसे एक्यूट फीवर वर्ड यूज करते हैं। यह जो बुखार होता है यह अल्प अवधि का बुखार होता है, अर्थात शॉर्ट टाइम फीवर होता है। शॉर्ट टाइम अपने नाम से ही पता चल रहा है कि कम समय तक रहने वाला बुखार है, परंतु इस बुखार की जो तीव्रता होती है वह बहुत अधिक होती है। अर्थात इस समय टेम्परेचर कहें हम या बुखार कहें तेज होता है, यानी कि यह शॉर्ट टाइम का बुखार है परंतु इसमें टेम्परेचर काफी हाई चला जाता है। शरीर का तापमान 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। उदाहरण के रूप में सर्दी के समय, जुकाम के समय, चिकन पॉक्स, निमोनिया, चेचक, टाइफाइड आदि के अंतर्गत। अब दूसरा जो है वह कहलाता है दीर्घकालीन बुखार या दीर्घकालीन ज्वर, जिसे हम कहते हैं। इसका दूसरा जो नाम है वह है क्रॉनिक फीवर। यह जो बुखार होता है इसमें जो तीव्रता होती है अर्थात टेम्परेचर राइज जो होता है वो कम होता है, परंतु यह बुखार काफी लंबे समय तक चलता है। अर्थात टेम्परेचर बहुत अधिक नहीं बढ़ता है पर लंबे समय तक चलने वाला बुखार होता है, इसलिए इसे क्रॉनिक फीवर कहा जाता है। कई बार ये जो फीवर होता है कई महीने तक चलता है, जैसे कि टीबी या ट्यूबरक्लोसिस के अंतर्गत। अब हम बात कर रहे हैं ज्वर में उपापचय या मेटाबॉलिज्म इन फीवर। ज्वर की स्थिति में शरीर में कई शारीरिक तथा जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं, और जब इन परिवर्तनों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे आधारीय उपापचय दर की। जैसा कि पहले वाली स्लाइड में बताया मैंने आपको कि जब बुखार की तीव्रता बढ़ती है या टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके साथ साथ आधारीय उपापचय दर भी बढ़ती है, और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ने पर बीएमआर जो होता है वह करीब 7% तक बढ़ जाता है। अगर बीएमआर 7% तक बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, उस व्यक्ति की ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ जाएगी, अर्थात उसको अपनी डाइट में सामान्य स्थिति की तुलना में ज्यादा ऊर्जा ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। कई बार बुखार जो होता है वो इतना तेज हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल 104-105 पे, कि उसके आधारीय उपापचय की दर 50% तक बढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसको पूर्ण करने के लिए
ओरली या तो ग्लूकोज का पानी वगैरह दिया जाता है या ड्रिप के थ्रू भी दिया जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति इतना बीमार होता है तो वो मुंह के द्वारा इतना भोजन को ग्रहण नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है वसा तंतुओं का क्षय होना। बुखार की स्थिति में शरीर के जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं या वसीय तंतु जो होते हैं तथा यकृत में संग्रहित जो ग्लाइकोजन का स्टोर होता है वह धीरे धीरे कम होने लग जाता है। अतः एडिपोज तंतुओं की मात्रा कम होने लग जाती है और अगर ये बुखार लंबे समय तक रहता है तो इन तंतुओं का नाश भी होने लग जाता है और परिणाम स्वरूप क्या होता, वो व्यक्ति निर्बल और कमजोर हो जाता है। अर्थात उसकी आधारित उपपच्ची दर बढ़ी तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ी। उतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति खाना नहीं खा रहा है, उतनी एनर्जी नहीं ले रहा है, तो सबसे पहले हमें पता है लीवर के अंदर जो ग्लूकोज का स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, सबसे पहले वह कम होने लग जाएगा और फिर ऊर्जा चाहिए और तो वह नेचुरल है, जो हमारा फैट सेल्स है या एडिपोज टिश्यूज है वह ऊर्जा देने का कार्य करेंगे। अर्थात धीरे धीरे उनकी मात्रा कम होगी, फिर भी वो लॉन्ग टाइम तक चल रहा है फीवर और वह उतना नहीं खा पा रहा है, तो क्या होगा, व्यक्ति जो है उसका इस कारण से निर्बल और कमजोर होने लग जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन के उपापचय में वृद्धि। बुखार की अवस्था में प्रोटीन का उपापचय भी बढ़ जाता है, विशेषकर जब टाइफाइड फीवर होता है या मलेरिया होता है या पोलियो रोग हो जाता है। इस कंडीशन में प्रोटीन का उपापचय जो होता है वो अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है बच्चों की अमोनिया गैस का निर्माण होता है और यह जो अमोनिया गैस होती है यकृत में यूरिया में बदल जाती है और किडनी के द्वारा इसका निष्कासन किया जाता है। परंतु इस समय पे जब अधिक बन रही है तो गुर्दे को अधिक कार्य करना पड़ता है, किडनी को अधिक कार्य करना पड़ता है, इसलिए किडनी की जो कोशिकाएं होती है वह जल्दी थक जाती है, बोले कि वहां की कोशिकाएं निष्क्रिय होने लग जाती है। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया का बढ़ना। फीवर के समय पर जो रेस्पिरेटरी रेट होती है या श्वसन दर जो होती है वह भी काफी तेज हो जाती है, क्योंकि श्वसन के माध्यम से शरीर से कुछ मात्रा में जल वाष्प भी जो होती है वह निकलने लगती है। साथ ही फेफड़े एवं रक्त परिसंचरण संस्थान को भी अधिक कार्य करना पड़ता है इस कारण से। फिर नेक्स्ट है अधिक पसीना निकलना। तेज बुखार के समय शरीर से अधिक मात्रा में पसीना निकलने लगता है और पसीने के साथ आपको पता है जल निकल रहा है, जल के साथ कई सारे मिनरल्स जैसे कि सोडियम है, क्लोराइड से पोटेशियम है, ये लवण भी निकलने लग जाते हैं। अर्थात फीवर के समय जल के साथ साथ शरीर में इन लवणों की भी कमी आने लग जाती है। नेक्स्ट है पाचन संस्थान में गड़बड़ी। बुखार के कारण जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसके अंदर भी डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं या गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती है, व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, जो वो खाता है उसका पाचन नहीं हो पाता है, भोजन जो है उसको देखकर भी उस व्यक्ति में खाने की इच्छा नहीं होती है, उसका जी मचलाता है, वॉमिटिंग, काफी सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट है वमन व चक्कर आना। बुखार की स्थिति में भोजन को जैसे अभी बताया कि देख के खाने की इच्छा नहीं होती है, खा लिया तो वो पचा नहीं पाता है, इसलिए उसको वमन या वॉमिटिंग साथ साथ होने लगती है और कई बार सिर चकराने लगता है और चक्कर आने लग जाते हैं। नेक्स्ट है आवश्यक लवण का विसर्जन। जैसा कि अभी हमने अधिक पसीना निकलने में बताया कि जब पानी शरीर से बाहर निकलता है तो इसके साथ साथ काफी सारे लवण भी शरीर के बाहर निकलते हैं, जैसे कि सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, अर्थात शरीर के द्वारा लवण का अधिक मात्रा में विसर्जन होने लगता है। नेक्स्ट है पोषण न्यूनता जनित रोगों से ग्रस्त होना। यदि बुखार संक्रामक रोगों के कारण से होता है तो व्यक्ति अधिक कुपोषित या मालनरिष्ट हो जाता है, अर्थात वह पोषण न्यूनता जनित रोगों का शिकार हो जाता है, जैसे कि प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन सबसे इसका मेन सिम्टम होता है या लक्षण दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसके शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट होने लग जाती है या जो टूट फूट हो रही है वह वापस से रिपेयर नहीं हो पाती है
और इस कारण से व्यक्ति जो है काफी निर्बल, कमजोर, निःशक्त होने लग जाता है। कर रहे हैं पौष्टिक तत्वों की मांग के बारे में। पौष्टिक तत्वों की मांग की जब हम बात करते हैं तो इस समय पर यह दो सिद्धांतों पे कार्य करता है कि हमें उस व्यक्ति को उच्च कैलोरी युक्त आहार देना है और साथ ही उच्च प्रोटीन युक्त आहार देना है, क्योंकि जस्ट अभी हमने बात की थी कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज के अंदर मेनली इसमें प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अर्थात इनकी जो मांग है वह मांग एक तो कैलोरी में अधिक बढ़ती है और एक प्रोटीन में अधिक बढ़ जाती है। अर्थात इस समय पे हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट को दिया जाना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें कैलोरी की या ऊर्जा की। बुखार की स्थिति में आधारीय उपापचय की जो दर होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ने पर आधारीय उपापचय की दर, जिसे कि BMR या बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कहा जाता है, वह 7% तक बढ़ जाती है। अधिक बुखार के समय यह ऊर्जा की मांग जो है 50% तक भी बढ़ सकती है। इस चीज को नीचे समझा रखा है कि सामान्य बॉडी टेम्परेचर या तापमान जो होता है किसी भी व्यक्ति का वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर 1 डिग्री बढ़ा इट मीन्स 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ, तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है 1 डिग्री बढ़ने पे आपकी जो आधारी उपापचय की दर है वो 7% तक हो गई है। इसी तरीके से जब 100.4 हुआ तो यह 2 डिग्री बढ़ जाता है, अर्थात आपकी जो आधारी उपापचय की दर है वो 14% बढ़ गई है। 101.4 डिग्री यानी कि 3 डिग्री जब बढ़ता है तो आपके आधारी उपापचय की दर जो है वो 21% तक बढ़ गई है और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते जो है वो 50% तक भी कई बार बढ़ जाती है। इस कारण से बुखार की स्थिति में उसको अधिक ऊर्जा को दिया जाना आवश्यक हो जाता है। अगर हम उसको अधिक ऊर्जा को नहीं देंगे तो वो व्यक्ति जो होगा कमजोर हो जाएगा, वो कोई कार्य नहीं कर पाएगा, उठ बैठ नहीं सकेगा। यानी कैलोरी की जो मांग होती है वह 50% तक बुखार के समय पे बढ़ जाती है और वह मुंह के द्वारा नहीं खा पाता है, तो कई बार हमें इंट्रावेनस तरीके से या हम ये कहें कि उसको ग्लूकोज के सिंपल कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में दिया जाना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की। बुखार में अभी हमने बताया था प्रोटीन का उपापचय भी काफी बढ़ जाता है, इसलिए प्रोटीन की मांग भी बढ़ जाती है। अतः दैनिक आवश्यकता से 50% अधिक प्रोटीन की जरूरत हो जाती है। यह जो प्रोटीन है ये भी उत्तम गुणवत्ता वाला यानी हाई क्वालिटी वाला और उच्च जैविक मूल्य अर्थात हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाला होना चाहिए। जनरली जो प्राणिज स्रोत होते हैं जैसे कि मीट है, एग है ना, ये सभी उच्च जैविक मूल्य वाले या हाई क्वालिटी प्रोटीन्स होते हैं। परंतु जो वेजिटेरियन है वह अपनी डाइट में दूध व दूध से बने उत्पादों को शामिल कर सकता है और साथ में दालों को भी समावेशित कर सकता है। साथ में दाल प्लस दूध का मिक्सचर, दाल प्लस अनाज का कॉम्बिनेशन यूज किया जाए तो वह गुड क्वालिटी प्रोटीन देने का कार्य करता है। अर्थात प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वह सामान्य अवस्था से 50% तक बढ़ जाती है। अर्थात किसी का दिन भर का प्रोटीन रिक्वायरमेंट 50 ग्राम है ना, अगर उसकी दैनिक आवश्यकता 50 ग्राम में 50% बढ़ा तो 50 का 50% हुआ 25 ग्राम, अर्थात उसकी जो आवश्यकता होती है वो 75 ग्राम बुखार के समय पर हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट जो है इस समय पे सिंपल फॉर्म में दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि उसका पाचन नहीं होता है और डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है और शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है। और हमें यह चीज भी क्लियर हो गई है अभी तक कि बुखार की स्थिति में उसकी ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है और इसकी पूर्ति के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट दिया जाना बहुत जरूरी हो जाता है। अतः ऊर्जा की पूर्ति के लिए सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि मोनोसेक्राइड्स है जैसे कि ग्लूकोज या डाइसेक्राइड्स में सुक्रोज यानी कि सिंपल शुगर्स जो होती है, टेबल शुगर भी जिसे कहा जाता है, वह दिया जाना चाहिए। यह जो ग्लूकोज है या शक्कर है हम उसको फलों के रस में मिला के या सिंपल पानी में या शिकंजी में मिला के या दूध में डाल के दे सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं
नेक्स्ट न्यूट्रिएंट वसा की। बुखार में वसा पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है हम अधिक दें या कम दें, जितनी उसकी आवश्यकता है उतनी हमें देनी है, परंतु सिंपल फॉर्म्स ऑफ फैट देना है। हमें तला भुना भोजन नहीं देना है क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। साथ में बहुत अधिक वसा युक्त आहार नहीं देना है। हम ऐसा फैट उसको दे सकते हैं जैसे बटर है, घी है, आप खिचड़ी में ऊपर से डाल के देते हो, तो सिंपल फॉर्म ऑफ फैट हुआ, वो पच जाता है। परंतु अगर आप उसको फ्राइड फूड आइटम्स दोगे तो वह पचा नहीं पाएगा। अर्थात बुखार में हमें पर्याप्त मात्रा में वसा देनी चाहिए, परंतु वसा देरी से पचती है, अतः अधिक वसा युक्त आहार को नहीं दिया जाना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं खनिज लवण की। हमने अभी आपको बताया कि बुखार के समय पर व्यक्ति को पसीना अधिक आता है और उसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट्स के लॉसेस होते हैं या खनिज लवण के लॉसेस होते हैं, जिसमें सामान्यतः सोडियम का और क्लोराइड का और पोटेशियम का होता है। सोडियम और क्लोराइड आपको पता है नमक में प्रेजेंट होता है। नमक जो है वह सोडियम और क्लोरीन से मिलकर ही बना होता है, तो नमक के द्वारा तो हम इसकी पूर्ति कर लेंगे। पोटेशियम जो होता है वह फलों में प्रेजेंट होता है, इसलिए इस समय पे जब फलों का रस दिया जाता है तो पोटेशियम की पूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन। बुखार में विटामिन ए व सी की मांग बढ़ जाती है। साथ में कैलोरी की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, तो उसके साथ साथ विटामिन B1, B2 और नियासिन की मांग भी बढ़ जाती है। जब हमने विटामिन B1, B2, B3 पढ़ा था या नियासिन पढ़ा था, तब भी बताया था कि इनकी जो दैनिक आवश्यकता है वह ऊर्जा की आवश्यकता से भी प्रभावित होती है। और उस समय यह बताया गया था कि 1000 किलो कैलोरी के अनुसार इनकी मांग बढ़ती है। जैसे विटामिन B1 जो है वो 0.5 मिलीग्राम रिक्वायर्ड होता है 1000 किलो कैलोरी की आवश्यकता के साथ। B2 जो है 0.6 मिलीग्राम रिक्वायर्ड होता है 1000 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता के साथ, और नियासिन जो है वो 6.6 मिलीग्राम रिक्वायर्ड होता है। अर्थात कैलोरी की मांग बढ़ने के साथ B1, B2 और नियासिन की मांग भी उस प्रोपोर्शन में बढ़ जाती है। और विटामिन सी की जो आवश्यकता होती है वो काफी अधिक बढ़ जाती है, तो हम उसको डाइट में विटामिन सी को समावेश करना चाहिए और इसके लिए सिट्रस फ्रूट्स का यूज किया जाना बहुत जरूरी होता है। अब हम लास्ट न्यूट्रिएंट जल की बात करेंगे। बुखार के समय पे पसीने के माध्यम से, साथ में यूरिन के माध्यम से अधिक मात्रा में जल उत्सर्जित होता है, इसलिए वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और इसकी पूर्ति के लिए पेय पदार्थों को दिया जाना बहुत जरूरी हो जाता है। पेय पदार्थों में हम उसे जौ का पानी, फलों का रस, दाल व सब्जियों का सूप दे सकते हैं, ग्लूकोज का पानी दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं। इस तरीके से हम उसकी जो दिन भर की आवश्यकता है 2.5 से 5 लीटर की, उसको पूर्ण कर सकते हैं। इसके साथ आज हमने बुखार के अंदर 2 टॉपिक्स पे बात की है। वह मेन 2 टॉपिक से क्या उपापचय में परिवर्तन आता है और क्या इसकी पौष्टिक तत्वों की मांग में परिवर्तन आता है। इसके साथ ही कल के वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज का जो टॉपिक है वह समाप्त होता है बच्चों। थैंक यू बच्चों।